बबलापुर गांव में कालू कौवा जमींदार था। वो गरीब लोगों को ब्याज में पैसे उधार देता था और जब गरीब उसे लौटा नहीं पाते तो वो उनकी जमीन हड़प लेता था। ऐसे ही एक दिन बबलू उसके पास पैसा उधार लेने के लिए आता है। कालू सेठ, आप मुझे 50,000 उधार देंगे क्या? मैं आपको अगले साल वापस कर दूंगा। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगे? तुम कौन हो, कहां से आए हो? मैं यही इसी जंगल में रहता हूँ, गरीब किसान हूँ, छोटी सी जमीन है मेरी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा। ठीक है, मेरी 10 एकड़ जमीन आप गिरवी रख लो। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगाकर पैसे ले जाओ। फिर बबलू उन पैसे से बहुत मेहनत करके खेत में फसल उगाया। इस बार उसकी अच्छी फसल हुई थी। ऐसे ही एक दिन कालू उसके खेत के पास से निकलता है। अरे, ये खेत किसका है जिसमें इतनी लहलहाती फसल उग रही है? यह खेत बबलू का है सेठ जी, उसी बबलू का जिसने आपसे उधार लिया है। अरे वाह, इसका मतलब ये जमीन और ये फसल और इसके पैसे मेरे ही हुए। फिर कालू बबलू से मिलता है। क्यों बबलू, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी आई है। जी कालू भाई, मैं आपको फसल बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, ब्याज मिलाकर 2 लाख होगा। क्या? लेकिन मैंने तो बस 50,000 ही लिए थे। हाँ, तो ब्याज चढ़ा के 2 लाख हुए ना। ये तो अन्याय है कालू जी, फालतू की बात मत करो, नहीं तो मैं तेरा घर भी हड़प लूंगा। नहीं, आप मेरी जमीन ही ले लो, मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगा। शाम में बबलू अपने घर गया और अपनी पत्नी पीलू को सब कुछ बता दिया। मैं उसे देखती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। पीलू अपनी सहेली सुंदरी के साथ एक प्लान बनाती है। दोनों सहेलियां एक छोटे से खेत में एक पानी का फव्वारा लगाते हैं और ऐसा जुगाड़ करती है कि उसमें से हीरों की भौचार हो। कालू तक ये बात पहुंच जाती है कि एक फव्वारे से हीरे निकल रहे हैं। पीलू, सुंदरी, क्या इस फव्वारे से हीरे निकल रहे हैं? हमने तो हीरे अभी देखे हैं सेठ जी, आप खुद ही देख लो कि हीरे हैं कि नकली। वैसे सेठ जी, आपको बता दूं कि कल शहर से बहुत बड़े हीरे के व्यापारी आए हैं जो इस जमीन को खरीद लेंगे अगर उन्हें हीरे मिले तो। ऐसा क्या? तो एक बार मुझे दिखाओ, हीरे है कि नहीं। चलाओ फव्वारा। फिर पीलू और सुंदरी फव्वारा चलाते हैं और उसमें से सच में हीरे निकलते हैं। अरे, ये तो सही में हीरे ही है। चलो, अच्छी बात है, अब हम इस जमीन उस शहर वाले सेठ को बेच देंगे। नहीं, ये जमीन तो मुझे चाहिए। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं क्या सेठ जी? चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी जमीन जायदाद बेचनी पड़ जाए, लेकिन मैं इस जमीन को खरीद के ही रहूंगा। ठीक है, ये लीजिए इस जमीन के कागजात, आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये जमीन। फिर कालू अपनी पूरी संपत्ति, जमीन, जायदाद, गाड़ियाँ, हवेली उसके नाम कर देता है और हीरे का फव्वारा वाला जमीन ले लेता है। अगले दिन कुछ लोग उस फव्वारे के पास इकट्ठा होते हैं तो कालू शोर मचाने लगता है। हीरे ले लो, हीरे, इंटरनेशनल क्वालिटी के हीरे। जरा हमें भी तो दिखाना, हीरे कैसे हैं? ये देखो। फिर कालू फव्वारे को शुरू करता है, लेकिन उसमें से धूल मिट्टी निकलती है। कालू खांसने लगता है। अरे, ये क्या? पीलू ने मुझे लूट ली, बर्बाद कर दी। इस तरह से कालू को उसकी बदमाशी की सजा मिल जाती है और पीलू की मदद से बबलू और बाकी जंगल वालों को उनकी जमीन मिल जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। नाचो खुशी से, बारिश आ गई, अब स्कूल जाने में बहुत मजा आएगा। गर्मियों का मौसम खत्म हो चुका था। जंगल में बबलू हाथी और पिंकी मोरनी दोनों बरसात का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें बरसात में स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था, मगर गर्मी इतनी थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जंगल के सभी जानवर इस तेज गर्मी से बहुत परेशान थे। सबका हाल गर्मी से बेहाल हो चुका था। बबली हाथी घूमते हुए जंगल से जा रहा था कि उसे पिंकी मोरनी मिलती है। अरे बबलू, यूं अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे तो बताओ, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी
में। अरे पिंकी क्या बताऊं, इतनी तेज धूप निकल रही है, इस गर्मी में तो मेरा हाल खराब हो चुका है। क्या बताऊं, सब के सब जानवर परेशान हो चुके हैं इस सूरज की वजह से। बताओ, गर्मियों का मौसम खत्म हुए महीने हो गए मगर बरसात का नामो निशान ही नहीं है। इसलिए मैं पास ही के स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जा रहा हूँ। अरे बबलू, मगर आज ही मौसम विभाग ने बताया है कि आज बारिश होने की संभावना है। क्या पिंकी, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? देख रही हो मौसम को, कितना तेज सूरज निकला हुआ है। ऐसे में बारिश कहाँ से होगी? भला तुम भी ना तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देखते ही देखते अचानक से आसमान में काले बादल छट जाते हैं और सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है। बारिश होने लगती है। यह देखकर बबलू हाथी और पिंकी मोर दोनों नाचने लगते हैं। देखा ना बबलू, मैंने तुमसे कहा था ना, आज बारिश जरूर होगी। ये ओए, नाचो खुशी से, बारिश आ गई। अब स्कूल जाने में बहुत मजा आएगा। चलो बबलू, सभी दोस्तों के साथ चलकर मस्ती करते हैं बारिश में। हाँ ठीक है पिंकी, चलो। दोनों भागते हुए अपने दोस्तों के पास जाते हैं और उनके साथ पूरे जंगल में नाचते हैं और धूम मचाते हैं। सभी जानवर बहुत खुश थे कि बारिश हो रही है। सभी जानवर भी उन्हीं के साथ झूमने लगे और नाचने गाने लगे। अगले दिन से सभी बच्चे स्कूल जाते समय अपने अपने साथ छाता लेकर जाने लगे। पिंकी देखो, मेरा छाता कितना अच्छा है ना, इसमें कितने सारे रंग हैं और इस बारिश में कितना अच्छा लग रहा है। पता है पिंकी, ये छाता मेरे मामा लाए थे लंदन से मेरे लिए। हाँ बबलू, ये सच में तो बहुत अच्छा छाता है। तुम्हारे मामा ने सच में तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। सभी बच्चे एक दूसरे के छाते की तारीफ करने लगते हैं और नाचते गाते हुए स्कूल जाते और स्कूल से आते दिन बहुत ही मस्ती से बीत रहे थे। मोर, हाथी, भालू, लोमड़ी सभी बच्चे नाचते हुए स्कूल जाते। बबलू जब अपने घर जाता है तो उसकी माँ उससे कहती है, बेटा बबलू, तुम्हें बारिश में ऐसे नहीं घूमना चाहिए, ऐसे मस्ती नहीं करनी चाहिए, वरना तुम बीमार हो जाओगे और फिर डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन लगाएंगे। पर माँ, मुझे बारिश में मस्ती करना अच्छा लगता है, मेरे सभी दोस्त भी तो कितनी मस्ती करते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, मगर ज्यादा देर पानी में मत खेला करो और गंदे पानी में तो भूलकर भी नहीं खेलना। मगर वह छाते को बारिश में बंद करके बारिश में भीगते हुए घर आता है। आज उसने देखा कि एक बूढ़ी लोमड़ी बारिश में भीग रही थी। दोस्तों, वह अम्मा बारिश में भीग रही हैं क्योंकि उनके पास छाता नहीं है और हम सभी छाता होते हुए भी जानबूझकर भीग रहे हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, चलो उनकी मदद करते हैं। बबलू हाथी बूढ़ी लोमड़ी के पास जाता है और उसे अपना छाता दे देता है। अम्मा, ये छाता आप रख लो, आप भीग रहे हो, आप अगर बारिश में ऐसे ही भीगते रहे तो बीमार पड़ जाओगे। पर बच्चे, तुम अगर ये छाता मुझे दे दोगे तो तुम क्या लेकर जाओगे? तुम भी तो बीमार पड़ सकते हो ना। नहीं अम्मा, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत आपको है। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। बबलू उसे अपना प्यारा छाता दे देता है और फिर से नाचते गाते हुए अपने घर आ जाता है और अपनी मम्मी को पूरी बात बताता है। उसकी मम्मी को भी यह सुनकर बहुत खुशी होती है। सुंदर जंगल में शेरा का बहुत आतंक था। सभी जानवर उसके गुस्से से बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक समझदार खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू हमेशा अपनी चालाकी से बड़े बड़े जानवरों से अपनी जान बचा लेता था, लेकिन वो हमेशा दूसरे छोटे जानवरों की मदद करता था। इस वजह से सभी जानवर उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन रिंकू जंगल में टहल रहा था, तभी उसे छोटू और उसकी पत्नी दिखाई दिए। छोटू भैया, छोटी भाभी, कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं रिंकू, हम तो ताजी घास और फलों की तलाश में आए हैं। यहाँ की घास तो बहुत हरी भरी है, हम तो सोच रहे थे कि यहीं पास बस जाए। आप लोग क्या शेरा के बारे में नहीं सुने हो? ये उसी का इलाका है, अगर उसने आप दोनों को देख लिया तो आपकी खैर नहीं। शेरा तो बहुत ही क्रूर है। तभी वहाँ शेरा का दहाड़ने की आवाज आती है और सब डर जाते हैं। सुनिए जी, ये तो शेरा की दहाड़ है, अब क्या होगा? आप दोनों उस पेड़ के पीछे से भाग जाओ। और फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के पीछे से भाग जाते हैं। रिंकू खरगोश, यहाँ पर 2 जानवर आए थे, मैं उनका शिकार करने आया हूँ, क्या तुमने उन्हें देखा है?
जी शेरा जी, मैंने उन्हें उस रास्ते से जाते हुए देखा। रिंकू शेरा को दूसरी तरफ इशारा करके भेज देता है। छोटू और छोटी रिंकू के पास आते हैं। तुम्हारा शुक्रिया रिंकू भैया। अब आप दोनों यहाँ पर घास खाकर जल्दी से चले जाओ। इसके बाद दोनों पति पत्नी घास खाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन वही दोनों उस घास के मैदान के पास एक तालाब में रिंकू को मिल जाते हैं। छोटू भैया, छोटी भाभी, आप दोनों के जाने के बाद शेरा फिर से आया था और मुझे धमका कर गया है कि अगर अगली बार उसको उसके शिकार का सही पता नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा। आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली भैया, आपका बहुत धन्यवाद। दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। तो शेर वहाँ पे आकर कहता है, रिंकू तू, मुझे यहाँ और भी जानवरों की आवाजें आ रही थी, तू किससे बात कर रहा था? जरा बताना मुझे, मेरी धमकी याद है ना? अगर तू मुझे सच नहीं बताएगा तो आज तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। रिंकू बहुत डर जाता है। वो सोचने लगता है, शेरा बहुत ताकतवर है और इससे हर बार झूठ बोलने का एक ही मतलब है कि इसकी दावत बन जाना। अब मैं क्या करूं? मेरी भी जान खतरे में है। सच कहूंगा तो पति पत्नी मारे जाएंगे, झूठ बोला तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन आखिर हम सब कब तक इस शेरा से डर के रहेंगे? सोच क्या रहा है? जवाब दे। शेरा जी, मैं पानी से बात कर रहा था, आप भी बात करके देख लो। पानी से? पानी में क्या है? आप ही देख लो, उसमें शायद आपको शिकार करने के लिए कोई मिल जाए। शेरा पानी में झांक कर देखता है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। रिंकू इशारों से छोटू और छोटी को बुलाता है। ध्यान से आगे जाकर देखो शेरा जी, आपका शिकार है वहाँ। शेरा जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है तभी उसे पीछे से रिंकू और छोटू छोटी धक्का दे देते हैं और उसको तालाब में गिरा देते हैं। मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बचाओ। शेरा डर के कारण चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बहुत से जानवर आते हैं। शेरा, तुम सबको डराते हो, अपनी ताकत का तुम्हें बहुत घमंड है। अगर तुम हम सबको तंग करना छोड़ोगे तभी तुम्हें बचाएंगे। इसको मत बचाओ रिंकू। नहीं छोटू भाई, पूरे जंगल के सामने ये मदद मांगकर साबित कर चुका है कि इसको भी डर लगता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तंग नहीं करूँगा। और फिर सबके सामने रिंकू रस्सी फेंक कर शेरा को बचाता है। शेरा शर्मिंदा हो जाता है और फिर वो कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता है और पूरे जंगल में अब रिंकू की सूझबूझ की तारीफ होने लगती है। इसी तरह से रिंकू इतनी मुश्किल में भी अपनी हिम्मत और होशियारी से मुसीबत खत्म करने में कामयाब होता है। मम्मी पापा, हम कहीं जा रहे हैं क्या? मम्मी, हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ गई है तो उनके पास आ जाओ, इसलिए हम आज ही गांव के लिए निकल रहे हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा था। पीहू, हिरन और चुन्नू बालू की स्कूल की भी छुट्टियां पड़ गई थी। वो दोनों दिन भर खेलते ही रहते थे। उनके साथ उनकी सोसाइटी के बच्चे भी खेलते रहते थे। एक दिन जब वो बाहर से खेलकर घर में आए तो उन्होंने देखा कि उनके मम्मी पापा कपड़ों को बैग में पैक कर रहे हैं। तो इस पर दोनों को उत्सुकता हुई, इसलिए दोनों ने एक साथ पूछा, मम्मी पापा, हम कहीं जा रहे हैं क्या? मम्मी, हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ गई है तो उनके पास आ जाओ, इसलिए हम आज ही गाँव के लिए निकल रहे हैं। ये सुनते ही दोनों खुशी से झूम उठे। ये हम नानी के पास जाएंगे, बहुत मजा आएगा। दोनों ने जल्दी जल्दी से अपना अपना बैग पैक किया और ट्रेन को पकड़कर नानी के गांव आ गए। वो जैसे ही नानी के घर पहुंचते हैं वैसे ही नानी बाहर निकल कर आती है और पीहू और चुन्नू को गले से लगा लेती है। अरे मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ। अरे कितने बड़े हो गए हो तुम तो। आ जाओ, चलो अंदर चलो, तुम्हारे मौसा मौसी मामा मामी इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो। वो जैसे ही घर के अंदर आते हैं वैसे ही पीहू और चुन्नू के मामा मामी और मौसा मौसी उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। अरे मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? पिछली बार आए थे तो कितने छोटे थे, अब देखो कितने बड़े हो गए हो। देख पीहू, तेरी मौसी तेरे लिए क्या लाई है। ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। थैंक यू मौसी। पीहू और चुन्नू को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने सबको नमस्ते की। कुछ देर बाद वो अपने खेत पर पहुँचते हैं जहाँ खन्ने की फसल लगी हुई थी। मामा जी,
मुझे गन्ना खाना है, एक गन्ना दो ना। अरे क्यों नहीं मेरी लाडो रानी, रुको मैं अभी तोड़ कर देता हूँ। मामा 2 गन्ने तोड़कर पीहू और चुन्नू को देते हैं। दोनों बड़े ही मजे से गन्ने का लुत्फ उठाते हैं। उसके बाद वो सरसों का खेत भी देखते हैं। मौसी जी ये सरसों के फूल तो बहुत सुंदर है, मैं एक फोटो खिंचा लूं? क्यों नहीं, जरूर आओ मैं तुम्हारी फोटो खींच देती हूँ। मौसी दोनों की फोटो खींचती है। तभी वो देखते हैं कि पास ही के खेत में कुछ गायें और भैंसे घास चर रही हैं। ये नजारा उन्हें और लुभाता है और वो आगे बढ़कर उन्हें चारा देते हैं। खेत को घूमने के बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। रात भी हो जाती है, ठंड अब और बढ़ने लगती है। नाना जी यहाँ पर बहुत ठंड है, मुंबई में तो इतनी ठंड नहीं पड़ती, कुछ करो ना। क्योंकि बच्चों वहाँ पर खेत खलियान और पेड़ पौधे इतने नहीं है जितने यहाँ है, इसलिए यहाँ ठंड भी ज्यादा पड़ती है। पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी आग जला देता हूँ। नाना जी लकड़ियों को इकट्ठा कर उन्हें जला देते हैं। तभी लाइट भी चली जाती है। ओ अब लाइट भी चली गई नानी जी, पूरे घर में तो अंधेरा छा गया है, अब क्या करेंगे? मैं अभी लालटेन जला देती हूँ। नानी लालटेन जलाकर ले आती है। उसके बाद पीहू और चुन्नू का सोने का समय आ जाता है, पर वो अपने मम्मी पापा के पास ना सोकर नाना नानी के पास सोते हैं। नानी जी कहानी सुनाओ ना, मुझे ना आपकी कहानी सुननी है। वो जो हम पिछली बार आए थे तब आपने एक कहानी सुनाई थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। प्लीज वही वाली कहानी सुनाओ ना। कौन सी वाली बेटी, मुझे याद नहीं है, तुम बताओ तो मैं सुना दूं। वही नानी, वही वो कौवे वाली, वो प्यासे कौवे वाली जो आपने सुनाई थी। ओहो वो वाली कहानी सुननी है तुम्हें? अजी तुम ही सुना दो ना इन्हें। अरे तुम ही सुना दो भाग्यवान। नानी कहानी सुनाना शुरू करती है। दोनों नाना नानी के बीच लेटे हुए थे और कहानी का लुत्फ उठा रहे थे। कहानी सुनते सुनते दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं और सो जाते हैं। गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। जबलपुर गांव के जंगल में बबली कौवी एक ठेले में गन्ने का जूस बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और गर्मी में तो ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। बबली सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और फिर कालू कौवे से शादी कर ली। अपनी सफलता के कारण उसको बहुत घमंड हो गया था और वो गरीब ग्राहकों से बदतमीजी से बात करती थी। बबली दीदी मुझे 2 ग्लास ताजा गन्ने का जूस देना, मैं आपको पैसा कल दे दूंगा। अगर कल पैसे देने हैं तो कल ही जूस पीना। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। अरे बबली दीदी आप ऐसे कैसे बात कर रही है, मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। देखो बंटी भैया पैसे रखो और जूस पियो। और हाँ आज से गर्मी शुरू हो रही है ना, आज से 20 रुपया ग्लास नहीं बल्कि 40 रुपया ग्लास गन्ने का जूस मिलेगा। इस तरह से बबली बहुत घमंड हो चुकी थी। गरीब ग्राहकों से पैसे रखवाती थी, फिर गन्ने का जूस देती थी। कोई गन्ने का जूस नहीं बेचा था जिसकी बबली फायदा उठा रही थी। लेकिन अगले ही दिन बबली की दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना गन्ने का जूस का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर बबली उसे जलने लगती है। पीलू चिड़िया तुम मेरे ठेले के सामने गन्ने का जूस क्यों बेच रही हो? मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। अरे सुंदरी दीदी गुस्सा मत करो, जंगल में इतने ग्राहक हैं कि हम दोनों की दुकान अच्छे से चल सकती है। पीलू की बातें सुनकर बबली चुप हो जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि बबली अभी भी बहुत घमंड से रहती थी। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वो गन्ने का जूस को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली, सस्ते दामों में जूस बेच रही है। इसकी दुकान बंद करवा दूंगी। मैं भी दाम कम कर देती हूँ, लेकिन उतने पैसों में मैं गन्ने का जूस नहीं बेचूंगी, बल्कि केमिकल वाला नकली मिलावटी जूस बेचूंगी। ग्लास का जंबो साइज बड़ा देखकर जंगल वाले मेरे ही पास आएंगे और पीलू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर ऐसा सोचकर बबली अपने घर में केमिकल वाला जूस तैयार करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो गन्ने का जूस ले लो, जंबो गन्ने का जूस,
इतने बड़े गन्ने का जूस कभी नहीं देखे होंगे। जंगल के पक्षी बबली की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और ग्लास का साइज देखकर लालच में आ जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बबली के जंबो गन्ने का जूस बिक जाता है। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। उसी दिन से पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और अगले दिन से तो कोई भी उसकी दुकान नहीं जाता है। थोड़े ही दिनों में पीलू को दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। तभी एक दिन डॉक्टर हरिया उसकी दुकान पहुंचते हैं। पहले मुझे एक गिलास जूस देना, बबली की दुकान में भीड़ है, मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मैं उसी की दुकान में जाता। ये लीजिए डॉक्टर सर। अरे वाह, ये बहुत ताज़ा है। ऐसा करो, तुम मेरे हॉस्पिटल में रोज 20 गिलास भेज दिया करो मरीज के लिए। पीलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हरिया के मरीज उसके गन्ने का ताज़ा जूस पीकर ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बबली की दुकान से गन्ने का जूस पीने वाले पक्षी आते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। उनका टेस्ट होता है और उनसे हरिया पूछता है कि वो लोग क्या खाए पिए थे। तब वो बताते हैं कि रोज वो बबली के यहाँ जूस पीते हैं। बबली, तुमने इस गन्ने की जूस में क्या मिलाया है? तुम्हें पता है सबको किडनी में स्टोन्स हो गए हैं, इन सब की तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी दुकान का गन्ने का जूस पीकर। अरे वो ये लोग पीलू की दुकान का जूस पिया करते थे। फिर हरिया बताता है कि पीलू की दुकान के जूस से उसके बीमार मरीज ठीक हो गए हैं। इसके पहले बबली कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। बबली, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो गन्ने के जूस का, लेकिन ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद गन्ने का जूस पिलाती है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी बबली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट गन्ने का जूस बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की गन्ने का जूस का दुकान थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगते हैं और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। ये सब बबलू अपनी बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बिलासपुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो किसी भी चीज से कोई भी सामान बनाने की हुनर रखता था, जैसे प्लास्टिक की बोतल से नाव बनाना, कार्डबोर्ड से सजावटी सामान बनाना वगैरह। ये बात उसकी माँ पीलू को पसंद नहीं थी। बेटा बबलू, तू हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है, लेकिन काम की एक भी चीज नहीं करता। आखिर कब सुधरेगा तू? तेरी शादी भी तो करवानी है। माँ, मैं काम करके जितना पैसा कमाता हूँ उतने में घर का खर्चा तो चल जाता है ना। तुम मुझे ताना कब बंद करोगी? घर खर्च का जितना पैसा आता है उतना तो तू घर के सामान से फालतू की चीजें बनाने में लगा देता है। घर की पूरी बोतल्स, घर की अलमारी की लकड़ी सब बेकार गई। मैं इतनी मेहनत मजदूरी करके घर चला रही हूँ और एक तू है कि सारा सामान कबाड़ा कर देता है। माँ, मुझे कुछ दिन और दो, तुम जरूर एक दिन मुझ पे गर्व करोगी। भगवान करे वो दिन जल्दी आए, नहीं तो तू तो हमारा घोंसला ही बिकवा देगा। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बार बबलू के घर में बर्तन दिखाई नहीं दे रहे थे, तो उसकी माँ उसे आवाज लगा के कहती है, बबलू, ओ बबलू, कहाँ है तू? हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो? बताओ क्या काम है? बेटा, लगता है घर में चोरी हो गई है। एक भी बर्तन दिखाई नहीं दे रही है। चल हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। नहीं माँ, बर्तन कहीं नहीं गए हैं। आओ अपने घोंसले के पीछे चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर बबलू अपनी माँ को घोंसले के पीछे लेके जाता है और वहाँ बर्तनों से बनी एक मोटरसाइकिल दिखाता है और बबलू कहता है, माँ ये देखो, है ना कमाल की चीज।
अरे नालायक, ये क्या कर दिया तूने? अब मैं घर का खाना किसमें बनाऊंगी? ये बर्तन की बाइक कौन चलाएगा? तू तो मुझे बर्बाद ही कर देगा। तभी वहाँ सुंदरी आती है। अरे पीलू, ये बबलू को क्यों मार रही हो? इसने ऐसी मोटरसाइकिल बनाई है कि सब इसे देखते ही रहेंगे। नहीं सुंदरी बहन, ये बबलू पता नहीं कब मुझे तंग करना बंद करेगा। जंगल में कालू कौवा मोटरसाइकिल बाइक्स चोरी करता था। घर से या बाजार से वो बाइक चुराने में कामयाब हो ही जाता था। पक्षी उसकी कंप्लेंट लेकर पुलिस बाज के पास पहुँचे। इंस्पेक्टर बाज जी, हमारी बाइक रोज चोरी हो रहे हैं, आप कुछ कीजिए ना। औजार तो मेरे 5 साल में बेटे की बाइक भी चुरा के ले गया। मैं तो लुट गया इंस्पेक्टर भाईजान। हाँ, लगता है ये काम कालू कौवे का है। एक बार हाथ लग जाए तो मैं उसे बड़ी जेल में डलवा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा इंस्पेक्टर साहब? इतने दिनों में तो वो सारे जंगल की बाइक्स चुरा लेगा और किसी के पास मोटरसाइकिल बाइक्स नहीं बचेंगे। हाँ, बंटी जी, कालू को जो कोई भी पकड़वाने में पुलिस की मदद करेगा, मैं उसे सरकार से 50,000 का इनाम दिलवाऊंगा। इस तरह से सभी वहाँ से चले जाते हैं। कालू ये सब दूर बैठकर सुन रहा था। ऐसा क्या? मुझ पर इनाम? अब मजा चखाऊंगा इन पुलिस वालों को। मैं इनकी ही बाइक चुरा के भाग जाऊंगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद ही पुलिस स्टेशन में कालू कौवा मच्छर मारने की दवाई से धुआं धुआं कर देता है और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। पुलिस बाज का सर चकरा रहा था, वो कुछ नहीं कर पाया। ये सब बबलू अपनी बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और जल्दी ही बबलू कालू की बाइक के पास पहुंच जाता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बबलू अपनी बर्तन बाइक से कालू को पकड़ने में कामयाब होता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन लेके आता है। अरे ये क्या? ये कौन सी नायाब बाइक है जिससे तूने मुझे पकड़ा है? ये मेरी स्पेशल बर्तन बाइक है। ऐसी बाइक तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और अब तुम ऐसी बाइक को क्या कैसी भी बाइक को नहीं देख पाओगे, क्योंकि अब तुम जेल में पड़े रहोगे। फिर अगले दिन पूरे जंगल के सामने बबलू को पुलिस के द्वारा पूरे 50,000 का इनाम दिया जाता है। बबलू की माँ बहुत खुश होती है और कहती है, वाह बबलू, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। पूरे गांव में तेरी बर्तन बाइक अब फेमस हो गई है और तू भी। इस तरह से अब बबलू के अनोखे काम पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गए। उसके पास अब पैसे आने लगे और बबलू अपनी माँ पीलू के साथ हंसी खुशी रहने लगा। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था। पर पिंकी बंदरिया और कुन्नू सियार भाई बहन हैं। वो गांव में अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहते हैं। एक दिन स्कूल में आते समय पिंकी बंदरिया की नजर कीचड़ में सने एक कुत्ते पर गई। वो बहुत छोटा था और रो रहा था। पिंकी को उस पर तरस आ गया, इसलिए वो उसके पास गई और अपनी बोतल का बचा पानी उसने उस पर डाला और उसे अपनी गोद में उठा लिया। पिंकी छोड़ इसे, देखिए कितना गंदा है और कितनी बदबू आ रही है इसमें से। छी, छोड़ इसको। नहीं कुन्नू, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। पता नहीं इसके माँ बाप कहाँ हैं और देखो तो बेचारा रो रहा है। मैं इसको अपने साथ लेकर चल रही हूँ, ठीक है ना? पिंकी उस कुत्ते को अपने साथ ले आती है और उसको खाना खिलाती है और उसे अपने पास लेटाकर टीवी भी दिखाती है। कुन्नू ये देख बहुत गुस्सा हो जाता है। पिंकी, उतार इसको, ये हम दोनों का बेड है ना? तूने इसको कैसे बिठाया? उतार इसको अभी, कितना गंदा है ये, नाली में रहता है। उतार इसको। कुन्नू, ये छोटा सा ही तो है, जरा सी जगह ले लेगा तो क्या हो जाएगा? कुन्नू अब और गुस्सा हो जाता है और मन ही मन सोचता है, इस कुत्ते
कुत्ते की वजह से मेरी बहन मुझे पराया कर रही है और मेरी चीजें भी छीनकर इसे दे रही है। इसका तो कुछ करना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे मुझसे सब कुछ छीन लेगा। पिंकी उस कुत्ते का नाम रॉकी रखती है। रॉकी के परिवार के बाकी लोग भी रॉकी से बहुत प्यार करने लगते हैं, पर कुन्नू अभी भी उसे घर से निकालने की तरकीबें सोचता रहता है। एक दिन वो रॉकी की पूंछ में पटाखे जलाने ही वाला था कि तभी वहाँ उसकी माँ चुनमुन नीलगाय आ गई। कुन्नू, ये तुम क्या कर रहे हो? उस बच्चे की पूंछ पर पटाखे क्यों जला रहे हो? कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? छोड़ो उसको, लाओ मुझे दो। चुनमुन से डांट खाने के बाद भी कुन्नू नहीं सुधरता और फिर एक दिन वो रॉकी के खाने में मिर्ची डाल देता है। रॉकी वो दूध पीता उससे पहले ही उसके दादा टुन्नू शेर वहाँ पहुँच गए। कुन्नू, ये दूध लाल क्यों है? क्या मिलाया है इसमें? कुन्नू घबरा जाता है। सच सच बोलो कुन्नू। नहीं कुछ भी नहीं दादाजी, वो तो ऐसे ही हो गया। मैं जानता हूँ तुम रॉकी को जरा भी प्यार नहीं करते हो और उसे घर से निकालना चाहते हो, पर बेटे ये बेचारा भी बहुत छोटा है तो जानता भी नहीं कि तुम इसके साथ क्या क्या कर रहे हो, इसलिए ये सब छोड़ो और उसके साथ प्यार से पेश आओ, ठीक है? दादा के समझाने पर भी कुन्नू नहीं समझता और फिर एक रात वो रॉकी को लेकर जंगल में चला जाता है और उसे कहीं दूर छोड़ आता है और घर आकर सो जाता है। अब उस रॉकी को मैं ऐसी जगह छोड़ कर आया हूँ जहाँ से वो चाह कर भी वापस नहीं आ सकता और मैं जीऊंगा चैन की जिंदगी। अंधेरी रात हो चुकी थी, घर में सब सो चुके थे कि तभी एक लोमड़ी चोर उनके घर में घुस जाती है और एक एक करके घर का सारा कीमती सामान चुरा लेती है। पर जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखती है वैसे ही रॉकी भौंकने लगता है और घर वाले सारे लोग जाग जाते हैं। तब तक रॉकी लोमड़ी चोर को हिलने तक नहीं देता। अच्छा, तो ये चोर हमारे घर में चोरी करने आया था। शाबाश रॉकी, अगर आज तुम नहीं होते पता नहीं क्या हो जाता। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था, पर पता नहीं ये वापस कैसे आया। यही तो खासियत है मेरे दोस्त की। रॉकी, मुझे माफ कर दे प्लीज। सॉरी यार, अब हम दोस्त बन सकते हैं, तू दोस्ती करेगा मेरे से? रॉकी अपना एक पैर आगे बढ़ाता है और अब दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। रॉकी कुन्नू का भी दोस्त बन जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहते हैं।